परिचय। माँ, तुम क्या कर रही हो? रिया, मैं फॉयल की मदद से खाना पैक कर रही हूँ। माँ, मैं तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ। ये किस प्रकार का फॉयल है? ये एक एल्यूमिनियम फॉयल है जिसका इस्तेमाल पैकिंग में होता है। ठीक है माँ, लेकिन एल्यूमिनियम पतली फॉयल में कैसे बदल जाता है? ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। एल्यूमिनियम भूपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। इसका निष्कर्षण प्रकृति में पाए जाने वाले बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। इसके बाद धातु को वांछित आकृतियों में ढाला जाता है। ठीक है माँ, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। मैं इस विषय में कुछ और जानना चाहती हूँ। बच्चों, आज हम तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांतों एवं प्रक्रमों की जानकारी प्राप्त करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। मूल पारिभाषिक शब्दावली को परिभाषित करना, धातुओं की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करना, अयस्क संघनन का वर्णन करना, संघनित अयस्क से कच्ची धातु के निष्कर्षण का विश्लेषण करना, धातु कर्म के ऊष्मागतिकी सिद्धांतों को समझना, लोहे, तांबे एवं जिंक के निष्कर्षण का विश्लेषण करना, धातु कर्म के वैद्युत रसायन सिद्धांतों को समझना, सज्जीकरण का वर्णन करना, एल्यूमिनियम, तांबे, जिंक एवं लोहे के अनुप्रयोग को समझना। परिभाषा: अयस्क वो खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण सुविधापूर्वक एवं मितव्ययिता से किया जाता है, अयस्क कहलाता है। अब अयस्क गैंग खनिजों में मौजूद मिट्टी एवं अवांछित पदार्थों को अपअयस्क यानी गैंग कहते हैं। धातु कर्म अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं पृथक्करण की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं पृथक्करण की प्रक्रिया के निम्न 3 मुख्य चरण होते हैं। अयस्क का सांद्रण, सांद्रित अयस्क से धातु का पृथक्करण एवं धातु का शुद्धिकरण। धातुओं की उपलब्धता: भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। भूपर्पटी पर दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व सिलिकॉन है। धातुओं में एल्यूमिनियम भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये भूपर्पटी पर तीसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। ये अभ्रक तथा मृत्तिका सहित अनेक आग्नेय खनिजों का प्रमुख घटक है। बहुत से रत्न प्रस्तर Al2O3 के अशुद्ध रूप हैं तथा ये अशुद्धियां क्रोमियम से तांबे तक होती हैं। धातुओं में लोहा भूपर्पटी पर दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है। ये भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों में इसका स्थान चौथा है। ये तत्व एवं यौगिक दोनों ही रूपों में बहुत महत्वपूर्ण है। ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है जो ऑक्सीजन के वाहक के रूप में कार्य करता है। अयस्कों का सांद्रण अयस्कों से अवांछित पदार्थों के पृथक्करण की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। अयस्क सांद्रण की कुछ महत्वपूर्ण विधियां इस प्रकार हैं। द्रव्य धावन ये विधि अयस्क तथा अपअयस्क कणों के आपेक्षिक घनत्वों के अंतर पर निर्भर करती है। इस प्रक्रिया में चूर्णित अयस्क को जल की तेज दाब वाली धारा से धोया जाता है, जिससे अपअयस्क के हल्के कण धुल जाते हैं और भारी अयस्क बचे रह जाते हैं। निक्षालन इस विधि में अयस्क का एक उपयुक्त अभिकारक से शोधन कराया जाता है और जिसमें अयस्क तो घुल जाते हैं किंतु अविलय होने के कारण अपअयस्क बचे रह जाते हैं। बॉक्साइट के निक्षालन से एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में बॉक्साइट अयस्क का कास्टिक सोडे से शोधन किया जाता है। Al2O3 सांद्रित विलय में घुल जाता है और
अपअयस्क बचे रह जाते हैं। विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर एल्यूमिनेट को उदासीन कर लिया जाता है एवं जल योजित Al2O3 अवक्षेपित हो जाता है। जल योजित एल्यूमिना AlOH3 को छानकर, सुखाकर तथा 1470 केल्विन तापमान तक गर्म करके पुनः शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त कर लिया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण विधि अयस्क के दो घटकों में चुंबकीय गुणों की भिन्नता पर आधारित होती है। चूर्णित अयस्क को एक घूमते हुए पट्टे पर डाला जाता है जो चुंबकीय रोलर पर लगा होता है। अचुंबकीय कण पट्टे पर से दूर छिटक जाते हैं, जबकि चुंबकीय कण चुंबकीय क्षेत्र से आकृष्ट होकर एक अलग अंबार बनाते हैं। इस विधि का उपयोग कैसिटरटाइट, मैग्नेटाइट, क्रोमाइट एवं पाइरोलुसाइट से अयस्क कणों को अलग करने में किया जाता है। झाग प्लवन विधि। इस विधि का उपयोग मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में किया जाता है। इस प्रक्रिया में निहित नियम ये है कि सल्फाइड अयस्क कण चीड़ के तेल से तथा मैल के कण पानी से भिगोए जाते हैं। इस विधि में चूर्णित अयस्क का पानी मिलाकर घोल बना लिया जाता है। फिर इसमें चीड़ का तेल, वसा अम्ल एवं जैंथेट जैसे संग्राही तत्व मिला दिए जाते हैं। झाग को स्थिर करने वाले क्रिसॉल, एनिलीन जैसे घटक उसे स्थिर कर देते हैं। अयस्क कण तेल से तथा मैल के कण पानी से भीग जाते हैं। एक घूमता पैडल मिश्रण को हिलाता है तथा इसमें स्थित वायु को खींच लेता है। परिणाम स्वरूप झाग बनता है जिसमें अयस्क के कण एकत्रित हो जाते हैं। झाग हल्का होता है जिसे मथकर निकाल लिया जाता है। फिर इसे अयस्क के कण प्राप्त करने के लिए सुखाया जाता है। सांद्रित अयस्क से कच्ची धातु का निष्कर्षण। सांद्रित अयस्कों को अपचयन के लिए उपयुक्त प्रारूपों में परिवर्तित करना आवश्यक है। ऑक्साइड का अपचयन आसानी से हो जाता है। इस तरह सांद्रित अयस्क से धातुओं का पृथक्करण दो मुख्य चरणों में होता है: ऑक्साइड में परिवर्तन तथा ऑक्साइड का धातु में अपचयन। ऑक्साइड में परिवर्तन। सल्फाइड एवं कार्बोनेट अयस्क की तुलना में ऑक्साइड आसानी से अपचयित होते हैं। ऐसा दो विधियों से किया जाता है: निष्पापन एवं भर्जन। निष्पापन। इस प्रक्रिया में वाष्पशील पदार्थों के निष्कासन के लिए अयस्क को गर्म किया जाता है। परिणाम स्वरूप धातु ऑक्साइड शेष रह जाता है। भर्जन। इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की नियमित आपूर्ति के साथ धातु के गलनांक से नीचे के तापमान पर गर्म किया जाता है। सल्फाइड अयस्क को भर्जन द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ऑक्साइड का धातु में अपचयन। धातु ऑक्साइड को धातु में बदलने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। इस प्रक्रिया में धातु की अभिक्रियाशीलता के आधार पर एक उपयुक्त अपचायक की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमीनियम एवं मैग्नीशियम। कच्ची धातुओं के निष्कर्षण के उदाहरण। आइए कच्ची धातुओं के निष्कर्षण का एक उदाहरण लें। निम्न में से प्रत्येक में धातुओं के निष्कर्षण सिद्धांत का वर्णन करें। SnO2 से Sn, ZnO से Zn, Cr2O3 से Cr। आइए उत्तर देखें। 1. SnO2 से Sn का निष्कर्षण कार्बन को अपचायक के रूप में प्रयोग कर किया जाता है। Sn एक कम क्रियाशील धातु है। 2. ZnO से Zn का निष्कर्षण कार्बन मोनोऑक्साइड को 1600 केल्विन तापमान पर अपचायक के रूप में प्रयोग कर किया जाता है। 3. Cr2O3 से Cr का निष्कर्षण एल्यूमिनोथिमिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। धातु कर्म के ऊष्मागतिकीय सिद्धांत।
धातु कर्मीय परिवर्तनों के सिद्धांत को समझने में गिब्स ऊर्जा हमारी सहायता करती है। किसी प्रक्रम के लिए किसी विशिष्ट तापक्रम पर गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी का वर्णन निम्न समीकरण की सहायता से किया जाता है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच घटा टी डेल्टा एस, जहां डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन है तथा डेल्टा एस एंट्रोपी में परिवर्तन है। जब डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा तभी अभिक्रिया आगे बढ़ेगी। यदि किसी निकाय में दो अभिक्रियाओं के अभिकारकों तथा उत्पादों को एक साथ रखा जाए और दोनों संभव अभिक्रियाओं का परिणामी डेल्टा जी ऋणात्मक हो तो समग्र अभिक्रिया संपन्न होगी। एलिंघम आरेख। तापमान के साथ मुक्त ऊर्जा में परिवर्तनों का आरेख एलिंघम आरेख कहलाता है। यह आरेख धातुओं के अयस्कों से उनके निष्कर्षण को समझने एवं पूर्वानुमान लगाने में सहायक होते हैं। एलिंघम आरेख में रेखा की ऊंचाई ऑक्साइड की अस्थिरता को दर्शाती है। रेखा जितनी अधिक ऊंची होगी डेल्टा जी का मान उतना ही धनात्मक होगा और ऑक्साइड का बनना उतना ही कम संभव होगा। जिन धातुओं के लिए ऑक्साइड बनाने वाली मुक्त ऊर्जा अधिक ऋणात्मक होती है वे उन धातुओं का अपचयन आसानी से कर सकती हैं जिनके लिए ऑक्साइड बनाने वाली मुक्त ऊर्जा अपेक्षाकृत कम ऋणात्मक होती है। आयरन का निष्कर्षण लौह निष्कर्षण। धातुओं में भूपर्पटीक पर दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु लोहा है। लोहे के मुख्य अयस्क हैं हेमेटाइट या लाल लौह अयस्क, लिमोनाइट या भूरा लौह अयस्क, मैग्नेटाइट एवं सिट्राइट। लोहे को अधिकतर उसके ऑक्साइड अयस्कों से ही निष्कर्षित किया जाता है। इन अयस्कों में 20 से 55% तक लोहा होता है। अयस्क का सांद्रण। मिट्टी, रेत इत्यादि के मैल कण चूर्णन क्रिया से दूर किए जाते हैं। निस्तापन एवं भर्जन। चूर्णित अयस्क को कोयले के साथ मिलाकर भट्टी में खूब गर्म किया जाता है। इससे नमी दूर हो जाती है। कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है। सल्फर एवं आर्सेनिक मैल कण वाष्पशील ऑक्साइड बनकर दूर हो जाते हैं तथा अयस्क छिद्रिल हो जाता है, जिससे अभिक्रियाएं आसान हो जाती हैं। प्रकलन। निस्तापित एवं भर्जित अयस्क को चूने के पत्थर एवं कोक के साथ 8:1:4 की मात्रा में मिलाकर वात्या भट्टी में डाला जाता है। वात्या भट्टी में अभिक्रियाएं। वात्या भट्टी रिफ्रैक्टरी ईंटों से बनी एक लंबी चिमनी नुमा संरचना होती है। भट्टी में गर्म हवा पेंदे से प्रवाहित की जाती है। जैसे जैसे चार्ज नीचे आता है ये उच्च तापमान क्षेत्र से गुजरता है। वात्या भट्टी के अलग अलग हिस्सों में तापमान की भिन्नता के कारण अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होते हैं। दहन क्षेत्र। ये भट्टी का सबसे निचला हिस्सा है। यहाँ गर्म वायु के झोंके से कोक जल उठता है। इस क्षेत्र का तापमान 1500 डिग्री से 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की ओर जाकर रक्तिम गर्म कोक से मिलती है। अपचयन का ऊपरी क्षेत्र। ये भट्टी का सबसे ऊपर का हिस्सा है। इस क्षेत्र का तापमान 250 डिग्री से 700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन के ऑक्साइड को स्पॉन्जी आयरन में अपचयित कर देती है। अपचयन का निम्न क्षेत्र। भट्टी के मध्य भाग में 1000 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान में अंतिम अपचयन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्राप्त कार्बन लोहे के साथ अभिक्रिया करता है तथा मैल के कण भी गलित लोहे में घुल जाते हैं। फ्यूजन यानी विलयन क्षेत्र। यहाँ का तापमान 1200 डिग्री से 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चूने का पत्थर
कैल्शियम ऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। ये एक प्रकलक के रूप में कार्य करता है तथा SiO2 एवं Al2O3 जैसी अशुद्धियों को धातु मल बनाकर अलग कर देता है। गलित लोहा वात्य भट्टी की तली में इकट्ठा हो जाता है। धातुमल हल्का होने के कारण गलित लोहे के ऊपर तैरता है। धातुमल को धातुमल छिद्र में से प्रवाहित कर अलग कर दिया जाता है। तांबे का निष्कर्षण। तांबा प्राकृतिक एवं युक्त दोनों ही रूपों में पाया जाता है। ये मुख्यतः सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट रूपों में पाया जाता है। तांबे के निष्कर्षण के मुख्य चरण: सांतरण, भर्जन, प्रकलन। सांतरण: सल्फाइड अयस्क को बारीक चूर्ण में बदलकर झाग प्लवन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। भर्जन: सांद्रित अयस्क को वायु की प्रचुर मात्रा में परावर्तनी भट्टी में भर्जित किया जाता है। प्राकलन: भर्जित अयस्क को थोड़े से कोक एवं रेत के साथ मिलाकर वायु की प्रचुर मात्रा में वाटर जैकेटेड वात्य भट्टी में गर्म किया जाता है। बचा हुआ अधिकतर आयरन सल्फाइड भी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये सिलिका से अभिक्रिया करके आयरन सिलिकेट के रूप में धातुमल बनाता है। धातुमल हल्का होने के कारण गलित परत, जिसमें मुख्यतः Cu2S एवं थोड़ी मात्रा में FeS, जिसे मेट कहते हैं, के ऊपर तैरता है। बिसेमराइजेशन: गलित मेटे को चूने के बेसिक आरेख वाले बेसेमर कन्वर्टर में डाला जाता है। रेत एवं हवा को इस मिश्रण में झोंका जाता है। FeO FeSiO3 के रूप में अलग हो जाता है। जब आयरन को पूर्ण रूप से अलग कर दिया जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड क्यूप्रस सल्फाइड से अभिक्रिया कर कॉपर प्रदान करता है। धात्विक कॉपर तब पिघलकर कन्वर्टर की तली की ओर बह निकलता है। इस स्टील के ढांचों में डाला जाता है। इसके ठंडा होते ही इसमें घुली हुई सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, जिसके कारण ठोस धातु में फफोले से पड़ जाते हैं। इसलिए इसे फफोलेदार तांबा कहते हैं। इसमें लगभग 98% तांबा होता है। फफोलेदार तांबे का वैद्युत अपघटन से शोधन किया जाता है। जिंक का निष्कर्षण: चूंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक ऑक्साइड का अपचयन Cu2O के ताप से अधिक तापमान पर कोक द्वारा किया जाता है। तापन के लिए ऑक्साइड की कोक तथा मृदा के साथ छोटी छोटी ईंटें बनाई जाती हैं। उत्पन्न हुई कार्बन मोनोऑक्साइड भी जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन कर सकती हैं। अशुद्ध जिंक को स्पेल्टर कहते हैं। धातु को आश्वित कर तथा तीव्र शीतलन द्वारा शोधित किया जाता है। मूल्यांकन: आगे बढ़ने से पहले आइए देखें हमने क्या सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। धातु कर्म के वैद्युत रासायनिक सिद्धांत। गलित धातु लवण के अपचयन के लिए वैद्युत अपघटन किया जाता है। ये विधि वैद्युत रासायनिक सिद्धांत पर आधारित है, जिसकी व्याख्या निम्न समीकरण के आधार पर की जा सकती है। डेल्टा G नॉट बराबर -NE0 F, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E0 निकाय के रेडॉक्स युग्म का इलेक्ट्रोड विभव है। अधिक क्रियाशील धातुओं के लिए E0 का मान अधिक ऋणात्मक होता है, इसलिए G0 धनात्मक हो जाता है तथा अपचयन कठिन हो जाता है। यदि रेडॉक्स युग्म के E0 का मान धनात्मक हो तो G0 ऋणात्मक हो जाएगा और कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से अधिक क्रियाशील धातु से प्राप्त किया जा सकेगा। एल्युमिनियम का निष्कर्षण। एल्युमिनियम का निष्कर्षण Al2O3 2H2O बॉक्साइट से किया जाता है। बॉक्साइट का सांद्रण
निक्षालन विधि द्वारा किया जाता है। शुद्ध Al2O3 में Na3, Al, F6 या CaF2 मिलाया जाता है, जिससे मिश्रण का गलनांक कम हो जाता है और इसमें चालकता आ जाती है। वैद्युत अपघटन की इस प्रक्रिया को हॉल हेराल्ट प्रक्रम कहते हैं। फ्यूज्ड मिश्रण को ग्रेफाइट छड़ों के बने एनोड तथा कार्बन परत के बने कैथोड से वैद्युत अपघटित किया जाता है। ग्रेफाइट एनोड धात्विक ऑक्साइड को धातु में अपचयित करने में सहायता करता है। ऑक्सीकरण अपचयन। अधातुएं अपने खनिजों से वैद्युत रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त की जाती हैं। उदाहरण के लिए लवण जल के वैद्युत अपघटन से एनोड पर Cl2 प्राप्त होती है। क्लोरीन ऋण जल में उपस्थित आयन के ऑक्सीडेशन के लिए गिब्स ऊर्जा की मानक अभिक्रिया। उच्च धनात्मक मान वैद्युत अपघटन की आवश्यकता बताता है। क्लोरीन ऋण आयन के ऑक्सीडेशन के लिए 2.2 वोल्ट विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होगी तथा N का मान 2 है। परंतु जलीय विलयन में एक और अभिक्रिया भी होती है। इस अभिक्रिया को 1.2 वोल्ट के विभवांतर से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए अभिक्रिया की ऊंची दर के लिए एक अधिक विभवांतर की आवश्यकता होती है। शोधन। निष्कर्षण से प्राप्त धातुओं में सामान्य रूप से कुछ मैल कण मिले होते हैं। उच्च शुद्धता की धातु प्राप्त करने के लिए अनेक विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। ये विधियां धातु एवं उसमें उपस्थित अशुद्धियों के गुणों में अंतर पर निर्भर करती हैं। आसवन। ये विधि कम क्वथनांक वाली धातुओं के शोधन में प्रयुक्त होती है। अशुद्ध धातु को वाष्पीकृत करके शुद्ध धातु को आश्रुत के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। उदाहरण जिंक एवं पारा। द्राव गलन परिष्करण। इस विधि में कम गलनांक वाली धातु को पिघलाकर ढालू सतह पर बहने दिया जाता है। इस प्रकार अधिक गलनांक वाली अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। उदाहरण के लिए टिन। वैद्युत अपघटनी शोधन। इस विधि में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को कैथोड बनाते हैं। उसी धातु के विलय लवण को वैद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध धातु धात्विक आयन बनाती है, जो कैथोड पर जाकर शुद्ध धातु के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। उदाहरण तांबा, जिंक एवं एल्यूमीनियम। मंडल परिष्करण। ये विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियों की विलयता धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होती है। अशुद्ध धातु की छड़ के एक किनारे पर लगे वृत्ताकार गतिशील तापक की सहायता से इसे गर्म किया जाता है। मैल कण संलग्न गलित मंडल में दूसरे किनारे पर चले जाते हैं तथा शुद्ध धातु क्रिस्टलित हो जाती है। इस क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तथा तापक को एक ही दिशा में बार बार चलाया जाता है। उदाहरण इसका प्रयोग अर्धचालकों को शुद्ध करने में किया जाता है। वर्णलेखिकी विधियां। ये विधि शोधन के इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिशोधक पर मिश्रण के विभिन्न घटकों का अधिशोषण अलग अलग होता है। स्तंभ वर्णलेखिकी में Al2O3 का अधिशोषक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पृथक किए जाने वाले मिश्रण को उपयुक्त विलायक में लेकर स्तंभ पर लगाया जाता है। कम घुलनशील घटक पहले अधिशोषित होते हैं तथा अधिक विलय घटक बाद में अधिशोषित होते हैं। ये विधि उन तत्वों के लिए उपयुक्त है जो सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं तथा जिसमें तत्व और अशुद्धियों के रासायनिक गुणों में अधिक भिन्नता नहीं पाई जाती। एल्यूमीनियम के अनुप्रयोग। एल्यूमीनियम चूर्ण का प्रयोग लोहे एवं अन्य सतहों को ढकने के लिए सिल्वर पेंट्स में किया जाता है। इसका प्रयोग
ऑटोमोबाइल एवं वायुयान में प्रयुक्त होने वाली मिश्र धातु को बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग सिगरेट एवं कन्फेक्शनरी के आवरण पत्रा के लिए पतली पन्नी बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग विद्युत ट्रांसमिशन केबल बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग बर्तन, ट्रे, फ्रेम एवं अन्य सजावट के सामान बनाने में किया जाता है। हल्की सुचालक एवं जंग प्रतिरोधी होने के कारण इसका प्रयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम, डुरालुमिन एवं एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। तांबे के अनुप्रयोग। इसका प्रयोग कॉपर प्लेटिंग एवं इलेक्ट्रोटाइपिंग में किया जाता है। इसका प्रयोग विद्युत यंत्र, विद्युत केबल एवं तार बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग वैक्यूम पंप, बर्तन एवं कैलोरीमीटर बनाने में किया जाता है। इसके बहुत से यौगिकों का प्रयोग कीटनाशक, पीड़कनाशक एवं पिगमेंट्स बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग बहुत सी मिश्र धातुएं बनाने में किया जाता है। उदाहरण के लिए पीतल, जर्मन सिल्वर एवं गन मेटल इत्यादि। जिंक के अनुप्रयोग। इसका प्रयोग शुष्क सेलों में कैथोड कंटेनर के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग अपचायक एजेंट के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग आयरन एवं स्टील के गैल्वेनाइजेशन में किया जाता है। इसका प्रयोग सोने एवं चांदी के साइनाइड प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षण में किया जाता है। इसका प्रयोग बहुत सी मिश्र धातुएं बनाने में किया जाता है। उदाहरण के लिए पीतल, जर्मन सिल्वर इत्यादि। आयरन के अनुप्रयोग। आयरन उत्प्रेरकों का प्रयोग हैबर-बोश प्रक्रिया में अमोनिया के उत्पादन में किया जाता है। फिशर-ट्रॉप्श प्रक्रिया में इनका प्रयोग कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोकार्बन में बदलने में किया जाता है, जिनको ईंधन एवं स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं। आयरन धातु कठोर होने के साथ साथ बहुत सस्ती होती है। अधिकतर वाहन, मशीन के पुर्जे, बड़े जहाजों के हल्स, बिल्डिंग एवं मशीन के हिस्से लोहे से बने होते हैं। आयरन को अन्य धातुओं के साथ मिलाकर स्टील बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग बिल्डिंग के हिस्से, भोजन पकाने के बर्तन, कटलरी एवं सर्जिकल यंत्रों को बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग वायुयान एवं वाहन बनाने में किया जाता है। क्या आप जानते हैं, कमरे के तापमान पर पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कांसा, तांबे एवं टिन से मिलकर बनी एक मिश्र धातु है। इसमें तांबे की मात्रा सर्वाधिक 80 से 85% तक होती है। विश्व में 6ठे स्थान पर पाया जाने वाला तत्व लोहा है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वो खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण सरलता एवं आर्थिक सुगमता से होता है, अयस्क कहलाता है। अयस्कों से अवांछित पदार्थों के पृथक्करण की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। झाग प्लवन विधि का प्रयोग मुख्यतया सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में होता है। तापमान के साथ मुक्त ऊर्जा में परिवर्तनों का आरेख एलिंघम आरेख कहलाता है। गलित धातु लवण के अपचयन के लिए वैद्युत अपघटन किया जाता है। ये विधि वैद्युत रासायनिक सिद्धांत पर आधारित है। उच्च शुद्धता की धातु प्राप्त करने के लिए अनेक विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। ये विधियां धातु एवं उसमें उपस्थित अशुद्धियों के गुणों में अंतर पर निर्भर करती हैं। इन विधियों को शोधन कहते हैं। मंडल परिष्करण विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियों की विलयता धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होती है।